हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 लाइट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करेंगे टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो देखो, पार्ट फर्स्ट के एंड में मैंने आपको समझाया था कि मिरर जो होते हैं उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोले तो मिरर वाली साइड कैसी है, प्लेन है या कर्व्ड है। अगर वो प्लेन है तो इसे क्या कहेंगे, प्लेन मिरर, और अगर वो कर्व्ड है तो उसे क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली एक बड़े से होलो ग्लास स्फेयर को कट करके बनाया जाता है। तो एक होलो ग्लास स्फेयर लेंगे, उसे कट करेंगे। जैसे सपोज करो ये पूरा एक होलो ग्लास स्फेयर था और इसे अपन ने कट किया, और कट करने के बाद इसके अंदर या बाहर की तरफ अपन पॉलिश कर देते हैं। अगर बाहर की तरफ अपन पॉलिश करते हैं तो मिरर कहां रहेगा, अंदर की तरफ, और ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो मिरर कहां रहता है, बाहर की तरफ, और ऐसे मिरर को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म देखते हैं वन बाय वन, अच्छे से समझना। सबसे पहली टर्म है पोल। पोल क्या होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर, उसका जो सेंटर होता है, मिरर का सेंटर बात कर रहे हैं, मिरर का मिड पॉइंट, वो क्या कहलाता है, पोल। इसे पी से डिनोट करेंगे। तो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो क्या कहलाता है, पोल। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ध्यान से समझना। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो किसी होलो स्फेयर का पार्ट है, जैसे ये डैश डैश करके बनाया हुआ है। तो इस पूरे होलो स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर रहा होगा। इस होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस समझाता हूं, ये मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, जिस होलो स्फेयर के पार्ट से बना है, उस होलो स्फेयर का जो सेंटर था वो इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो, पोल से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाता हूं, देखो किसी भी स्फेयर की बाउंड्री से अगर सेंटर तक आए तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो यहां पे भी पोल बाउंड्री पे ही है, जो इसका मिड पॉइंट, वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता हूं तो ये जो डिस्टेंस है, जो कि बेसिकली कौन सी है, पीसी, ये जो है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर की रेडियस होती है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होगी। ठीक है। तो ये डैश 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 करके एक लाइन पास कराई हुई है, जो सी से भी पास हो रही है और पी से भी, दोनों से होनी चाहिए। ये लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर के लिए इसको अपन इस तरफ एक्सटेंड करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन इसको इस तरफ एक्सटेंड करते हैं। दोनों ही तरफ कर दोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमेजिनरी लाइन जो सी और पी के बीच में से निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अपर्चर। देखो, अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर बेसिकली, जैसे सपोज करो कि ये यहां से लेकर यहां तक मिरर था। ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको अपन क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर्चर। तो द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। कोई प्रॉब्लम नहीं। डायमीटर का क्या मतलब है कि ये जो मिरर था, इसका इस एंड से इस एंड की ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा क्या कहलाएगा, डायमीटर, और यही चीज क्या कहलाएगी, अपर्चर। बोले तो एम एम डैश जो है वो अपर्चर है। एक्स एक्स डैश अपना क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो अगर इन दोनों मिरर पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रेज गिराई जाए लाइट की। देखो, यहां पे भी ये पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, यहां पे भी ये पैरेलल रे आ रही है लाइट की। तो लाइट की जब पैरेलल रे आती है तो दोनों मिरर का अलग अलग लेते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर पे जब ये टकराती है तो टकराने के बाद एक पॉइंट पे देखो ये सारी की सारी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। ठीक है। ये एक पॉइंट पे जहां मर्ज होती है, इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, जो ये पैरेलल रेज आएगी, ये रेज टकराने के बाद ऐसे फैल रही है, ये वाली रे ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की, ऐसे फैल रही है। लेकिन अगर इसको अपन पीछे की तरफ ड्रॉ करें, अगर पीछे की तरफ इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करें,
तो यहां पर ये मर्ज होती है, तो यहां मर्ज हो नहीं रही है, अपन को ऐसा लग रहा है कि यहां पर मर्ज हो रही है, ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, फोकस। तो फोकस बेसिकली वो पॉइंट है जो क्या डिनोट करता है, उस पॉइंट को डिनोट करता है जहां पैरेलल रेज जो आती है वो जिस पॉइंट पे मर्ज होती है या मर्ज होती हुई दिखती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोकस। ऐसा लग रहा है यहां पर सारी फोकस्ड हो रही है, बोले तो मर्ज हो रही है। तो इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट कहां होगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। वेयर लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। पहली बात, ये सारी रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। वो या तो एक्चुअली मीट होती है, किस केस में, कॉन्केव मिरर के केस में, या अपियर्स टू मीट होती है, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, और मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो रे जहां जाके मर्ज होती है या मर्ज होती हुई दिखती है, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको अपन ने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक ऐसे कैसे पोल और फोकस के बीच की, जहां पर ये मर्ज हो रहा उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, फोकस जो है उसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली क्या है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। सपोज करो कि फोकस यहां पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये फोकल लेंथ हमेशा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं पोल से सी को 5 सेंटीमीटर पे बनाता हूं तो जो फोकस है वो कितने पे बनाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे, हाफ पे बनाएंगे। तो फोकस जो है वो हमेशा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहां पर होता है, हाफ पे होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जो कॉन्केव मिरर होता है इस पे जब पैरेलल रेज गिरती है तो वो टकराने के बाद मर्ज होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, जो लाइट को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर पे जब पैरेलल रे गिरती है तो वो फैल जाती है, इसका मतलब ये कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर, मतलब लाइट को फैलाने के लिए काम करता है। तो जब अपन इस चैप्टर में आगे की तरफ एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब अपन मिरर के यूज लिखेंगे तो ये याद रखना कि जो कॉन्केव मिरर है वो हमेशा लाइट को मर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस करवाता है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को फैलाता है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल अपर्चर कॉन्केव मिरर। मतलब एक कॉन्केव मिरर है जिसका अपर्चर क्या है, स्मॉल। देखो इस चीज को समझते हैं पहले, अपर्चर स्मॉल का क्या मतलब है। तो जैसे देखो ये अगर मान लो, अगर ये कॉन्केव मिरर है और अगर ये कॉन्केव मिरर है तो ये अपर्चर होगा, सही है। अगर मैं उसका अपर्चर और छोटा करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये अब इसका क्या हो जाएगा, अपर्चर हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये अपर्चर बहुत ही स्मॉल है, और इतना स्मॉल है कि ये जो मतलब स्फेयर का, अगर बहुत बड़े से स्फेयर का अपन छोटा सा पार्ट ले, सपोज करो इतना सा पार्ट ले, तो ये लाइन जो है ऑलमोस्ट क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, बहुत छोटा सा पार्ट है। अपन इतना बड़ा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि अपन डायग्राम को अच्छे से समझा सके। ठीक है, पर ये चीज याद रखना कि अपर्चर क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल। ठीक है, तो ये है। और कौन सा मिरर के लिए अपन को प्रूफ करना है, कॉन्केव। हालांकि ये रिलेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ है, मतलब वैलिड है, लेकिन अपन को किससे प्रूफ करना है, कॉन्केव से। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल, या फिर अपन ऐसे कह सकते कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो अपन क्या करते हैं, ये कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया और इस पे ठीक मिड में अपन ने क्या बनाया, पोल। अच्छे से समझना, तो आपको याद करने या रटने की कोई नीड नहीं है। इसके ठीक बीचों बीच एक पॉइंट बनाया जिसे अपन क्या कहेंगे, पोल, और एक पॉइंट लेबल किया अपने सी और एक पॉइंट अपने लेबल किया एफ। ठीक है, एक पैरेलल लाइन लाएंगे, और ये अपन फोकस की डेफिनेशन में कर रखे हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन आती है तो वो कॉन्केव मिरर में टकराने के बाद कहां पर आती है, फोकस पे। तो ये अपन ने ऐसे लाया और टकराने के बाद जिस पॉइंट से भी निकल रही है उस पॉइंट को अपन ने क्या लेबल कर दिया, फोकस लेबल कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां सी क्यों ड्रॉ किया उसको समझाता हूं। तो देखो ये लाइन थी और ये ऐसा है। अब मुझे यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और आर मेजर करने हैं, और आप सब जानते हैं आई और आर मेजर करने के लिए अपन को एक नॉर्मल लेना पड़ता है जो सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल खींचना है। अब मुझे क्या पता चलेगा वो नॉर्मल किस डायरेक्शन में, एक तो है मैं कुछ सेटअप करके नॉर्मल खींचूं,
लेकिन एक कंसेप्ट है जिससे भी अपन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सपोज करो कि ये एक क्या है, सर्कल है और ये इसका सेंटर है। सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाउंड्री तक जाती है तो वो हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री। तो ये सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉट 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 करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस नॉर्मल के साथ ये एंगल इंसिडेंट रे ए बी जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और इस नॉर्मल के साथ में ये बीडी जो कि क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वो जितना एंगल बनाती है उसे क्या कहेंगे, एंगल आर कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना डायग्राम अच्छे से क्लियर। अपन ये नीचे लिखा है, ये एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी इंसिडेंट रे जो कॉन्केव मिरर जो कि स्मॉल अपर्चर का उसके ऊपर गिर रही है। इसका मतलब बीपी जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानेंगे और ये बहुत छोटी वैल्यू है, इतना भी ड्रॉ नहीं है, ये इतना बड़ा भी नहीं, एकदम ऐसे समझ लो ये इतना सा है, ठीक है। स्मॉल अपर्चर P क्या है, पोल को डिनोट कर रहा है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर को, F फोकस को डिनोट कर रहा है, PF P से लेकर F अपन को पता है कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल है। तो ये क्या है, फोकल है। P से लेकर C तक वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। AB जो है वो इंसिडेंट रे और BD जो है वो रिफ्लेक्टेड रे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो AB जो है वो पैरेलल है, AB ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये अपन प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल होने की वजह से अपन ने ये रे कहां से पास की है, फोकस से पास की, ठीक है। आगे बढ़ते देखो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, कैसे, अपन को पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ए बी जो है वो सीपी, देखो ये रहा ए बी और ये रहा सीपी, और इन दोनों को अगर ऐसे मिलाऊं तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये ऐसे बन रहा है, तो ये एंगल आई, देखो ये वाला, ये ए बी और ये ऐसे यहां पे सी, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। बोले तो कौन सा एंगल, बी सी एफ बी किसके बराबर होगा, एंगल आई के। बी सी एफ भी लिख सकते हैं, बी सी पी भी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ आई के बराबर। किस रूल से, अल्टरनेट एंगल के रूल से। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल आई के बराबर है तो ये आर के बराबर भी हो गया। तो ये अपन ने यहां पर नोट कर दिया, क्या नोट कर दिया, फ्रॉम 1 and 2 एंगल बी सी पी। वापस देखो ये बी सी पी, ये जो एंगल था ये इस एंगल के साथ अल्टरनेट में था, तो ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट है, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको लेते हैं, देखो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये वाला कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जिसमें एक साइड क्या है बी, एक साइड क्या है सी और एक पॉइंट क्या है एफ। तो बी सी बी एफ और सी एफ 3 है, और मैं कह रहा हूं ये एंगल आर है और ये एंगल जो है वो दोनों बराबर है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्राइंगल में इक्वल एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, बोले तो सी एफ और बी एफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अपन ने लिख दिया बी एफ और एफ सी क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, अपर्चर स्मॉल है, इससे क्या होगा। तो देखो ये अपर्चर स्मॉल होने की वजह से, देखो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं बी एफ पी, ये अपन ने लिया बी एफ पी, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है वो अपन जानते हैं हाइपोटेनियस है, ये साइड इस साइड से बड़ी है, लेकिन अगर इसकी लेंथ मैं कम करता जाऊं, जैसे इसके कंपेयर में अगर इनमें देखूं तो ये वाली जो साइड है अभी भी इससे बड़ी तो होगी लेकिन इनका डिफरेंस कम हो गया। अगर इसको मैं और छोटा करूं तो जैसे जैसे इस चीज को छोटा करता जाऊंगा ये साइड और ये साइड लगभग क्या होती जाएगी, इक्वल। और अगर बहुत ही छोटी अगर मैं ये लूं तो फिर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये चीज जो है वो कम है, स्मॉल अपर्चर है। इसका मतलब मैं ये चीज और ये चीज बोले तो कौन कौन सी, बी एफ और पी एफ को क्या मान सकता हूं, इक्वल। तो बी एफ इक्वल टू पी एफ, लेकिन ये किस कंडीशन में, जब अपर्चर कैसा हो, स्मॉल, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन में हो गया बी एफ इक्वल टू एफ सी और फिफ्थ इक्वेशन में हो गया बी एफ इक्वल टू पी एफ। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या आएगा, पी एफ इक्वल टू एफ सी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने हो गया। अब आगे लेते, देखो आगे ध्यान से समझना, यहां से लेकर यहां तक पीसी है, ठीक है, ये पीसी लिख दिया। अब इस पीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं पी एफ प्लस एफ सी, क्या लिख दिया, पी एफ प्लस एफ सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखो पी एफ और एफ सी दोनों तो बराबर है, इसका मतलब
एफ सी की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, पी एफ। तो पी एफ की जगह तो पी एफ लिखा, एफ सी की जगह पे भी पी एफ लिख दिया। तो पी सी इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ पी एफ। पी एफ और पी एफ एड होके 2pf हो गया। अब पी सी क्या था, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी एफ क्या था, पोल से लेकर फोकस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ 2f। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ। या चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या है, डबल है। ठीक है, तो ये एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन वो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले अपन को कुछ रूल देखने हैं, जिसको यूज कर कर अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज याद रखना कि कोई भी इमेज बनाने के लिए अपन को 2 रे चाहिए, और वो रे अपन मिरर पे टकराएंगे और वहां से जिस तरीके से वो रिफ्लेक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मर्ज होगी या नहीं होगी, जो भी होगा, उन 2 रे के बेसिस पर अपन इमेज बनाएंगे। तो जो रे अपन यूज करेंगे वो कौन कौन सी हो सकती है, और मिरर पे टकराने के बाद वो कहां से पास होगी, वो सब अपन इस रूल में देखेंगे। इस रूल के साथ ही अपन इमेज बनाने के जो प्रोसेस होगा उसका फर्स्ट स्टेप भी देखेंगे कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले मैं डायग्राम पे आता हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, रफ कॉपी में कर लीजिए, बाद में फिर आउट कर लेना। आप एक रफ कॉपी ले और उसमें ठीक एक कोई भी लाइन, जैसे अपने जो लाइंस होती है उन लाइन के एक लाइन के ऊपर एक बड़ी सी लाइन खींच लें, जैसे पूरी खींच ली। उसके बाद वहां पर कंपास जो होता है अपना, वो कंपास खोले 5 सेंटीमीटर का। कितना, 5 सेंटीमीटर का। और उसे ध्यान से सुने मेरी बात, उसे जैसे ये लाइन खींची है, यहां पर ऐसे पुट कर कर, जैसे यहां पर पुट करके ऐसे आर्क खींच ले। ठीक है, जैसे आर्क मान लो आपने इतना बड़ा खींच लिया, तो इसको एकदम हल्का सा कर लें। ठीक है, ऐसे रखें। ठीक है, जहां पर आपने कंपास का वो पॉइंट रखा था, जहां से वो पॉइंट रखकर ऐसे आर्क खींचा था, वो पर्टिकुलर पॉइंट सी का काम करेगा। किसका काम करेगा, सी का। तो P से C, और ये जो आर्क आपने ड्रॉ किया इसके मिड पॉइंट को अपन क्या लेबल कर देंगे, P। ठीक है, तो इस लाइन पे जहां होगा वो P हो जाएगा, और जहां पर अपने आर्क पॉइंट रखकर आर्क खींचा था वो पॉइंट C। और P से C की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अपने 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया था। अब यहां से 2.5 सेंटीमीटर पे F लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2.5 सेंटीमीटर पे F। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब अगर ये डायग्राम या जो भी है वो अगर कॉन्केव मिरर का है तो पॉलिश अपन बाहर साइड में कर देंगे, और अगर कॉन्वेक्स मिरर का है तो पॉलिश अपन अंदर साइड में कर देंगे। ठीक है, कॉन्केव मिरर के मिरर वाली साइड में ही F और C होंगे, जबकि इसमें पॉलिश वाली साइड में F और C होंगे। क्योंकि अपन कंपास ऐसे रखेंगे तो आर्क तो ऐसे बनेगा, तो F और C इधर आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, ये आपको हमेशा करना है। हर इमेज बनाने के पहले ये इतना तो कर ही लेना है, चाहे रूल में भी करना है और बाद में इमेज फॉर्मेशन में भी। रूल आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब रूल लेते हैं, यहां तक तो क्लियर। वापस रिपीट कर देता हूं, 5 सेंटीमीटर का आर्क खींच के अपन कैसे करनी है, पॉलिश कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से कर देनी है, और 2.5 सेंटीमीटर पे अपन को F बना देना। अब पहला रूल, अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो उसका क्या। तो कॉन्केव मिरर में अगर पैरेलल आती है तो टकराने के बाद जो F बनाया अपन को, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे पैरेलल, यहां टकराएंगे और यहां टकराने के बाद उसे F से पास कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना पहला हो जाएगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ, अब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस तरफ होता है और लाइट तो उस तरफ जा नहीं सकती। तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले लाइन लाएंगे और ऐसे पैरेलल लाएंगे, फिर आपको क्या करनी है, स्केल लेनी है। स्केल लेकर यहां से डॉट 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 करके फोकस तक मिला देनी। ठीक है, और फिर यहां से सॉलिड लाइन में उसी लाइन के ऐसे सीधी ऐसे कर देनी। ऐसा लगेगा कि ये लाइन ऐसे आई और ऐसे चली गई, सच में ऐसे ही होगा। लेकिन अगर इसे पीछे एक्सटेंड करें तो ये कहां पे मिल रही है, फोकस पे। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो अपीयर्स टू पास फोकस होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द फोकस, ऐसी रे जो फोकस की तरफ जा रही है। तो देखो अगेन आपको ये सब वही 5 सेंटीमीटर वगैरह सब ऐसे ही करना है।
एक लाइन लेनी है और उस लाइन को जो आपने 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पे फोकस बनाया होगा, आप चाहो तो 4 सेंटीमीटर का भी सी ले सकते हैं और 2 सेंटीमीटर का फोकस हो जाएगा, ठीक है। पर 5 से करें, अच्छे से बनेंगे सुंदर से डायग्राम, ठीक है। और मेरे पास ये एक लाइन लाएंगे और फोकस से पास कराएंगे और यहां जहां पे भी टकराएगी वहां से फिर स्केल रखकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देंगे। ये तो हो जाएगा किसमें, कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, एक अपन स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से ऑब्लिक रखेंगे कि अगर ये लाइन में सीधी खींचता यहां तक तो फोकस तक आती, तो यहां तक तो मिरर तक तो अपन को सॉलिड करनी है, क्योंकि मिरर के आगे तो जा नहीं सकती, तो डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये रे अगर आगे बढ़ती तो किस तरफ जाती, फोकस, और फिर यहां से इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देना। ए बी इंसिडेंट रे, बी डी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला पॉइंट था कि अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, दूसरा फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 2 रूल देखते हैं, अच्छे से सुनना। इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू मिरर। अब मैंने पहले ही बोला है कि मिरर का परपेंडिकुलर बोले तो बाउंड्री पे टकराएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उससे भी कोई लाइन पास हो तो वो भी बाउंड्री पर परपेंडिकुलर ही होती है। अभी डिस्कस किया था, सेंटर से बाउंड्री पर परपेंडिकुलर ही बनता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रे है वो कहां से पास हो रही है, वो रे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या करेंगे, एकदम सीधी सीधी लाइन खींचेंगे, यहां पे टकराएंगे और टकराने के बाद यहां से वापस ऊपर चली जाएगी, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों, अपन ने देखा था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर वो परपेंडिकुलर आ रही है, इसका मतलब नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाएगी, तो वापस भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री से चली जाएगी। तो जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इधर जाने, ये सब रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। इधर अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो एक लाइन लेनी है अपन को और डॉट डॉट करके ऐसे शो करना है, जैसे ये लाइन अगर आगे जाती तो यहां जाती और फिर ऐसे टकरा के वापस हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्लिक रे। अगर कोई भी रे पोल पे गिरे, सपोज करो आई एंगल के साथ गिरे, तो फिर आर एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, एंगल आई और एंगल आर मेजर करने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है वो सी से पास हो रहा है, और सी से पास होते हुए कोई भी लाइन किसका काम कर सकती है, नॉर्मल का काम कर सकती है। तो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल जितने एंगल से यहां गिरेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये ऐसे टकरा कर ऐसे तो आएगी, ये दोनों एंगल सेम होंगे। इसमें भी ऐसा कैसा ही। इन 4 रूल को अपन को यूज करके अपन को क्या बनाने होते हैं, डायग्राम बनाने होते हैं। मैं डायग्राम इसी वीडियो में करवा भी सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप ये रूल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको 5-5 सेंटीमीटर करके ये डम्मी टाइप ऐसे बनाना सीखें, ताकि अपन फिर डायग्राम पर अच्छे से मेहनत करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, पर उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।